साल 1617 में बघेल खंड के एक बघेल शासक महाराज विक्रमादित्य अपनी पसंदीदा शिकारगाह बांधवगढ़ में शिकार खेलने गए। शिकार खेलते हुए वे बांधवगढ़ के उत्तर दिशा में जाने लगे। उत्तर दिशा में जाते हुए बिछिया नाम की एक जगह पर कयाम किया, यानी कि ठहरे। बिछिया में रुकने पर उन्होंने देखा कि उनके दो शिकारी कुत्ते एक खरगोश के पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसा देखने पर महाराज विक्रमादित्य भी अपने शिकारी कुत्तों के पीछे हो लिए। आगे जाकर महाराज विक्रमादित्य ने देखा कि वो खरगोश एक स्थान पर पहुंचकर कुत्तों के मुकाबले खड़ा हो गया है। जब महाराज ने यह विचित्र दृश्य देखा तो सोचा कि यह कैसा स्थान है जहां एक खरगोश कुत्तों के मुकाबले खड़ा हो जाता है। यह कितनी असाधारण मिट्टी होगी। यदि यहाँ पर मनुष्य होंगे तो कितने असाधारण और शक्तिशाली पैदा होंगे। ऐसा सोचकर महाराज विक्रमादित्य ने उस स्थान पर एक किले का निर्माण कराया। बाद में यही स्थान रीवा के नाम से जाना गया। वही रीवा जो वहाँ रहने वाले लोगों के लिए रीमा है। तकैसन है अपना पचे पुल 26। हमार नाम है तन्मय और अपना देख लागन फैक्ट फैक्ट्री के खास पेशकश शहरनामा। रीवा मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से एक समृद्ध शहर है। विंध्य पठार के एक बड़े भूभाग पर फैला हुआ रीवा बिछिया और बीहड़ नदियों से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में मिर्ज़ापुर, उत्तर में इलाहाबाद और पश्चिम में सीधी और सतना नाम के शहर हैं। रीवा आज जैसा है उसे ऐसा बनने में कई शताब्दियाँ लग गई हैं। रीवा को कभी रीवा राज्य के नाम से भी जाना जाता था। 1907 के रीवा स्टेट गजेटियर में कहा गया है कि इसका क्षेत्रफल उस वक्त 13,000 वर्ग मील का हुआ करता था, जो ग्वालियर राजघराने के बाद सेंट्रल इंडिया में दूसरी सबसे बड़ी रियासत थी। 1907 के उसी गजेटियर में रीवा राज्य को लेकर यह भी कहा गया कि इसका क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि यह बुल्गारिया नाम के देश के बराबर है। मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है नर्मदा। नर्मदा का ही एक पर्यायवाची है रेवा। कहा जाता है कि रीवा राज्य का नाम रीवा इसी पर्यायवाची के आधार पर रीवा रखा गया है। वहीं रीवा राज्य की पुरानी राजधानी बांधवगढ़ हुआ करती थी। बांधवगढ़ आज के दौर में रीवा से 200 किलोमीटर दूर स्थित मध्य प्रदेश के एक आदिवासी बाहुल्य जिला उमरिया के अंदर प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। इसी बांधवगढ़ में बघेल शासकों का पुराना किला आज भी मौजूद है, जहां से कभी रीवा राज में शासन किया जाता था। रीवा में ज़्यादातर वक्त बघेल शासकों का शासन रहा। इसी कारण से इनके इलाके को बघेल खंड भी कहा गया। एक फन फैक्ट ये भी है कि बघेल खंड कभी भी किसी मुस्लिम रूलर के हाथ नहीं लगा, यानी वो कभी भी मुस्लिम शासकों के कब्जे में नहीं रहा। रीवा शहर का संबंध पूर्व में है कलचुरी और चेदी के साथ भी रहा। महाभारत, रामायण और बौद्ध किताबों में भी रीवा और उसके आसपास का क्षेत्र यानी कि बघेल खंड का जिक्र अक्सरों बेशतर आता रहा है। पहली शताब्दी के वक्त रीवा और उसके आसपास का क्षेत्र शुंगों के हाथ में रहा। उसके बाद तीसरी और चौथी शताब्दी के दौरान यह मगध के गुप्त शासकों के हाथ में चला गया। वक्त बढ़ता गया और 7वीं शताब्दी के आखिर तक में यह हर्षवर्धन के हाथों में आ गया। इसके बाद यहाँ पर चेदी राजाओं का शासन रहा, जिसके कारण इस इलाके को चेदी देश भी कहा गया है। 9वीं से 12वीं शताब्दी तक रीवा और उसके आसपास का इलाका कलचुरी शासकों के अधीन रहा। उसके बाद जब मुस्लिमों का आक्रमण बढ़ा तो यहाँ का शासन कलचुरियों से छूटकर चंदेलों के हाथों में चला गया। चंदेलों ने कुछ वक्त तक रीवा पर शासन किया। उसके बाद यह सत्ता भी बदल गई और शासन आदिवासी राजाओं के हाथों में चला गया। उनके कुछ वंशज आज भी रीवा के पास स्थित मऊगंज के आसपास रहते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद का इतिहास गुजरात से जुड़ा हुआ है। जब गुजरात के वाघेला शासक उत्तर भारत आ जाते हैं, वाघेला शासक वीर धवल के पुत्र व्याघ्रदेव उत्तर भारत पर निकलकर मारफा के किले पर कब्जा कर लेते हैं। स्टेट रिकॉर्ड के अनुसार साल 1233 से 34 के बीच राजा व्याघ्रदेव रीवा और उसके आसपास के क्षेत्रों में दाखिल होते हैं। राजा व्याघ्रदेव ने यहाँ आकर राजा मुकुंदेव की पुत्री से विवाह कर लिया। उसके बाद उनके 5 पुत्र हुए। उन्हीं 5 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम था कर्णादेव, जो बघेल शासकों की सूची में दूसरे नंबर के राजा कहलाए। इसके बाद महाराज कर्णादेव ने
सोमदत्त की पुत्री से विवाह किया। इसी विवाह में कर्णादेव को दहेज के रूप में बांधवगढ़ का प्रसिद्ध किला प्राप्त हुआ। इसके बाद अगले 13 शासकों का कोई खास रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। फिर साल 1555 में बघेल शासक राजा रामचंद्र राजा बने। इनके बारे में मुस्लिम लेखकों ने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। ये अकबर के समकालीन हुआ करते थे। साल 1562 में अकबर ने एक गायक तानसेन के बारे में सुना। तानसेन उस वक्त रीवा राज दरबार में दरबारी गायक की हैसियत से मौजूद हुआ करते थे। अकबर ने जब तानसेन के बारे में सुना तो अपने एक सहायक जलाल खान कुर्ची को तानसेन को लेने के लिए राजा रामचंद्र के पास भेज दिया। जलाल खान कुर्ची ने महाराज रामचंद्र के पास पहुंचकर अकबर का संदेश सुनाया। पहले तो महाराज रामचंद्र इस बात के लिए राज़ी नहीं हो रहे थे। उसके बाद बीरबल के समझाए जाने पर महाराज रामचंद्र इस बात के लिए राज़ी हो गए। कहा जाता है कि बीरबल भी बघेल खंड के क्षेत्र से ही थे, सीधी उनका जन्म स्थान बताया जाता है। इसी के साथ महाराज रामचंद्र के 2 दरबारी तानसेन और बीरबल अकबर के दरबार में शामिल हो गए। आप सभी को मालूम है कि बाद में तानसेन और बीरबल अकबर के नवरत्नों में बहुत प्रमुख दरबारियों में गिने जाने लगे। जहां तानसेन को उनकी गायकी के लिए आज भी जाना जाता है, वहीं बीरबल को उनकी बुद्धिमानी के लिए। महाराज रामचंद्र की मृत्यु के बाद उनके पुत्र महाराज वीरभद्र राजा बने, मगर बांधवगढ़ जाते हुए पालकी से गिरकर महाराज वीरभद्र की असमय मृत्यु हो गई। इस मृत्यु के बाद बेहद ही अल्पायु यानी कि कम उम्र में उनके पुत्र महाराज विक्रमादित्य को राजा बनाया गया। जिस वक्त महाराज विक्रमादित्य बघेल खंड के शासक बने, अकबर ने एक सैनिक पात्रदास के साथ मिलकर बांधवगढ़ के किले पर आक्रमण किया। 1597 से साल 1602 तक बांधवगढ़ का यह किला मुस्लिम गवर्नर्स के हाथों में रहा। हालांकि इसे राजा विक्रमादित्य द्वारा कभी कभी शिकारगाह के रूप में भी इस्तेमाल कर लिया जाता था। साल 1617 के आते आते तक राजा विक्रमादित्य ने एक नए स्थान की खोज कर ली थी, जिसके बारे में हमने आपको भूमिका में ही बता दिया है। साल 1617 में ही विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ से हटाकर उसी नई जगह जिसकी उन्होंने खोज की थी, रीवा में बसा ली। महाराज विक्रमादित्य के बाद बघेल खंड पर और अन्य शासकों ने भी शासन किया। हालांकि उनके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं हो पाती है। मसलन महाराजा अमर सिंह, महाराजा अनूप सिंह, महाराजा रघुराज सिंह, महाराज वेंकटरमण सिंह, महाराजा गुलाब सिंह जूदेव और महाराज मार्तंड सिंह। वक्त के साथ रीवा राज का यह विशाल क्षेत्र सिमटता चला गया। भारत की आज़ादी के वक्त रीवा के राजा हुए महाराजा मार्तंड सिंह। महाराजा मार्तंड सिंह का नाम आने पर उनसे जुड़ा एक किस्सा ज़रूर सुनना चाहिए। साल 1951 में महाराजा मार्तंड सिंह अपनी पसंदीदा शिकारगाह बांधवगढ़ में शिकार करने के लिए जाते हैं। इलाके में उस वक्त किंवदंती हुआ करती थी कि यदि महाराज किसी बाघिन का शिकार कर लें तो उसे उनके बच्चों का भी शिकार करना पड़ता है। महाराज ने बाघिन का ही शिकार किया। उसके 3 शावक थे। 3 शावकों में से 2 शावकों को उन्होंने मार भी दिया, लेकिन तीसरा शावक उन्होंने अपने संरक्षण में ले लिया। ये बाघ खास था। इस शावक को महाराजा मार्तंड सिंह ने अपने संरक्षण में रखकर पाला पोसा। शायद महाराजा मार्तंड सिंह उस वक्त ये बात न जानते रहे हों कि यही छोटा शावक आगे चलकर उनके क्षेत्र की पहचान बनेगा। जिस बाघ को महाराजा मार्तंड सिंह ने अपने संरक्षण में लिया था, वो बाघ अनोखा था। उस बाघ का रंग सफ़ेद था। बाघ का नाम रखा गया मोहन। आज दुनिया में जितने भी सफ़ेद बाघ हैं, वो कहीं ना कहीं मोहन की ही संतानें हैं। साल 1960 में अमेरिका ने भी ऐसा ही एक सफ़ेद बाघ महाराज से ख़रीदा था। जब रीवा को लेकर सफ़ेद बाघ की बात की जाए तो थोड़ा इतिहास से हटकर भी एक बात का जिक्र सामने आ ही जाता है। मोहन इकलौता सफ़ेद बाघ नहीं था जिसकी वजह से रीवा को पहचाना गया। बाद के दिनों में रीवा में एक और सफ़ेद बाघ हुआ। ये एक इंसान का उपनाम था। असली नाम श्रीनिवास तिवारी, कांग्रेस के कद्दावर नेता जिन्हें रीवा की जनता सफ़ेद बाघ बुलाती थी। उनके बारे में यहाँ तक कहा जाता, दादा नहीं दऊ आए, वोट न देबे तऊ आए। एक बार फिर वापस लौटते हैं महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव पर। भारत की स्वाधीनता के वक्त महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव ही रीवा रियासत के प्रमुख रहे। महाराजा मार्तंड सिंह के पिता गुलाब सिंह जूदेव पढ़िए पढ़ाइए का नारा चलाकर समाज सुधार में अथक प्रयास कर रहे थे। वहीं महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव ने अपने कार्यकाल में संवैधानिक कार्यों की शुरुआत की।
राजा बनने के पश्चात महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव ने 25 सितंबर 1946 को हरि सिंह गौर की अध्यक्षता में संविधान समिति का भी गठन किया। इस समिति के प्रतिवेदन के आधार पर 7 अगस्त 1947 को राजा मार्तंड सिंह ने रीवा राज्य का संविधान लागू किया। 15 अगस्त 1947 यानी ठीक एक हफ्ते बाद भारत स्वतंत्र हो गया और इसी के साथ धारा सभा की सभी कार्यवाहियों को स्थगित भी कर दिया गया, यानी संविधान देखा जाए तो लागू नहीं हो सका। साथ ही कैबिनेट मिशन के तहत प्रत्येक देशी रियासत से 2 प्रतिनिधि संविधान सभा में भी भेजे जाने थे। 4 अप्रैल 1948 को बुंदेलखंड और बघेलखंड की 35 रियासतों को मिलाकर एक विंध्य प्रदेश का गठन किया गया। इसके प्रमुख रीवा राज्य के शासक महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव बने। कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ। वही अवधेश प्रताप सिंह जिनके नाम पर रीवा में यूनिवर्सिटी भी है, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। इसके बाद साल 1956 में 1 नवंबर के रोज़ विंध्य प्रदेश, भोपाल, महाकौशल और मध्य भारत क्षेत्र को सम्मिलित करके एक नए प्रदेश मध्य प्रदेश की स्थापना की गई और इसी के साथ रीवा एक जिले के रूप में प्रतिस्थापित हो गया। रीवा मध्य प्रदेश का अब एक प्रमुख जिला है, साथ ही यह एक संभाग भी है। किसी वक्त इसे सबसे बड़े संभाग की हैसियत से भी देखा जाता था, मगर साल 2008 में शहडोल के संभाग बनाए जाने के बाद इसमें महज 4 जिले ही रह गए। उन 4 जिलों का नाम रीवा, सीधी, सतना और सिंगरौली है। वर्तमान में रीवा राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश का एक समृद्धशाली जिला है। प्राकृतिक सुंदरता की भी इस जिले में कोई कमी नहीं है। बिछिया और बीहड़ नदी के किनारे बना हुआ किला भारतीय स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। साथ ही क्योंटी, बहुती, चचाई और पूर्वा नाम के जलप्रपात इस जगह की खूबसूरती पर 4 चांद लगा देते हैं। बिछिया और बीहड़ नदी के किनारे बनाए हुए किले के अंदर ही विश्व का एकमात्र महामृत्युंजय का मंदिर भी स्थापित है। रीवा में ही एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट गुड़ में स्थित है। यह 750 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करता है। इसका उद्घाटन स्वयं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया। कला के क्षेत्र में भी रीवा कभी भी कम नहीं रहा। यही रीवा है जहां सुपाड़ियों से गणेश जी की प्रतिमाएं बनाए जाने का काम भी बड़ी ही सलीके से किया जाता रहा है। वे कलाकृतियां देखने में इतनी खूबसूरत होती हैं कि एक बार देखने पर ही आपका मन मोह लेंगी। साहित्य, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और न जाने कितने ही क्षेत्रों में रीवा के लोगों ने अपना योगदान दिया है। बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता रहे राज कपूर का ससुराल भी रीवा में ही स्थित है। भारतीय बॉलीवुड अभिनेता कुमुद मिश्रा भी रीवा से संबंध रखते हैं। पायलट अवनी चतुर्वेदी का भी संबंध रीवा से ही है। इसके अलावा खेल जगत में क्रिकेट में ईश्वर पांडे और अभी हाल ही में नवोदित क्रिकेटर कुलदीप सेन भी रीवा से ही आते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो विकास की दृष्टि से रीवा एक उभरता हुआ शहर है। स्मार्ट सिटी में शामिल होने के बाद से रीवा में विकास की लहर काफ़ी तेज़ी से फैलती रही। शहर का विकास औद्योगिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा होता रहा। शहर के औद्योगिक विकास में शहर पे स्थित सीमेंट फैक्ट्रीज़ का भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रीवा आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश के एक पूर्ण विकसित शहर के रूप में देखा जाने लगेगा। यहाँ पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। तो ऐसे में यदि कभी आपको मौका मिले तो आप रीवा आकर इस शहर का लुत्फ़ ज़रूर उठाएं। यहाँ घूमने के लिए जगहों की कमी नहीं है। रीवा आकर सफ़ेद शेरों का दर्शन आप अभी भी कर सकते हैं। रीवा से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुकुंदपुर सफारी जाकर आप इसका अनुभव ले सकते हैं। शहरनामा के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसी ही अन्य तथ्यपरक जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल द फैक्ट फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें। साथ ही पास ही लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी प्राप्त होती रहे।